मुरली इमेजिन करिए कि आपने एक बिजनेस शुरू किया है और आपने अपने ब्रदर के साथ एक बिजनेस शुरू किया है और शुरुआत के पहले ही दिन जब आपने अपनी फैक्ट्री डाली, अपने बहुत मेहनत करके पैसा जमा किया, फैक्ट्री डाली, इन्वेस्टमेंट करने के बाद पहला प्रोडक्ट तैयार हुआ और पहला प्रोडक्ट तैयार करने के बाद आप जब मार्केट में पहले दिन अपना प्रोडक्ट लेके गए, आपको ये पता चलता है कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपके कॉम्पिटिटर्स मार्केट में लीड कर रहे हैं, बहुत अच्छा अपने आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स को कमीशन दे रहे हैं, जिस वजह से डिस्ट्रीब्यूटर आपका जो प्रोडक्ट है वो रखने से मना कर देते हैं। ऐसे फेज में नॉर्मल व्यक्ति दो काम करता है, या तो डीमोटिवेट हो जाता है या फिर कोई प्रोडक्ट स्विच करने की सोचता है कि कोई दूसरे प्रोडक्ट में हाथ आजमाया जाए। लेकिन आज मैं जिन दो भाइयों की बात करने वाला हूं वो जीती जागती मिसाल है कि अगर आपने कुछ चाह लिया है तो आप बिल्कुल पा सकते हैं। नमस्कार, मैं नीलेश कुमार, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, आज आपके सामने केस स्टडी लेकर आया हूँ। घड़ी डिटर्जेंट की मैनचेस्टर ऑफ इंडिया में शुरू हुई एक कंपनी जिसको नहीं पता था कि उसके मार्केट में कॉम्पिटिटर्स कौन है, डिस्ट्रीब्यूटर्स ने उनका प्रोडक्ट रखने तक से मना कर दिया था और उसके बाद भी कंपनी लीडिंग कंपनी बनी। कैसे बनी, आइए इस जर्नी को हम सब साथ में मिलकर देखते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि इसमें जो बिजनेस लेसन्स हैं उनको अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करिए, जिससे आपको भी आपके बिजनेस में इसी तरह की ग्रोथ मिले। ज्ञानचंदानी ब्रदर्स, कौन है ज्ञानचंदानी ब्रदर्स? मुर ज्ञानचंदानी और बिमल ज्ञानचंदानी दोनों भाइयों ने 1988 में एक कंपनी शुरू करने का डिसीजन लिया, जिस कंपनी को घड़ी के नाम से आज हम जानते हैं। और वो जो टैग लाइन है जो हम गुनगुनाते हैं वो तो आपको पता ही है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो ये टैग लाइन कितनी फेमस हुई, कैसे फेमस हुई? जो क्या दोनों ब्रदर्स ने शुरू किया कंपनी, और शुरू करते ही पता चला कि जब फजलगंज में फायर स्टेशन के बगल में जब अपनी पहली कंपनी डाली, अपनी पहली फैक्ट्री डाली, 5,000 रुपए से शुरुआत करी और फैक्ट्री डालने के बाद प्रोडक्ट बनाया। प्रोडक्ट बनाने के बाद जब मार्केट में गए तो दो प्रॉब्लम सबसे पहले फेस करने को मिली। कि पहली प्रॉब्लम तो ये कि उनके पास वर्कर्स नहीं थे, उनके पास डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं थे, उनके पास सेल्स पर्सन नहीं थे जो जाकर मार्केट में उनका प्रोडक्ट लेकर जाएंगे। तो यहीं से एक गोल्डन स्टेटमेंट निकल कर आता है कि जिम्मेदारी आपको कोई नहीं देता है, जिम्मेदारी आप खुद से लेते हो। ज्ञानचंदानी ब्रदर्स ने जिम्मेदारी ली अपने ब्रांड की, अपने प्रोडक्ट की। कभी पैदल, कभी साइकिल पर झोला लटकाकर अपने प्रोडक्ट को लेकर जाते थे रिटेलर्स के सामने और रिटेलर से बात करते थे उनको सेल करने की। सेकंड जो सबसे बड़ी समस्या उनको समझ में आई कि डिस्ट्रीब्यूटर को जो उनकी मार्केट में कंपटीशन है वो एक बहुत अच्छा मार्जिन देकर उनको सर्व कर रहे हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि सबसे पहली बात तो उनके जो रिटेलर थे वो प्रोडक्ट रखने को ही तैयार नहीं थे क्योंकि मार्जिन अच्छा नहीं था। तो इससे ज्ञानचंदानी ब्रदर्स ने ये सीखा कि मुझे अब इस कंपनी को आगे चल के अगर इसको ग्रो करना है तो इस कंपनी को ग्रो करने के लिए उनको एक रिटेलर्स के पास उनको अपने जो डिपो हैं, अपनी जो ट्रांसपोर्ट की जो कॉस्ट लगती है या इसके अलावा कोई कॉस्ट लगती है, तो रिटेलर्स का मार्जिन बढ़ाने के लिए ये सारी कॉस्ट कम करनी पड़ेगी। और ये सारी कॉस्ट कम करने के लिए हर 200 से 250 किलोमीटर के बाद डिपो बनाए गए। डिपो बनने से बेनिफिट ये हुआ कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो गई, जिससे एक रिटेलर को एक अच्छा मार्जिन मिल पाया और उस मार्जिन मिलने के चलते रिटेलर्स उनके ब्रांड को प्रमोट करने लगे। बहुत प्रमोट किया, कस्टमर्स ने भी सोचा कि कोई और ब्रांड हो या फिर ये ब्रांड हो, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकर गए। और जब यूज़ किया तब वहाँ से वो टैगलाइन निकली कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो वहाँ से वो टैगलाइन दोनों ब्रदर्स ने खुद बनाई कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। और ये टैगलाइन आगे चल के बहुत फेमस हुई, आप हम सब जानते हैं इस टैगलाइन के बारे में। इसी के साथ जब आगे कंपनी बढ़ी तो आगे कंपनी बढ़ते बढ़ते ये पता चला कि मार्केट में कॉम्पिटिटर्स कौन कौन हैं। सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर निरमा, करसन भाई पटेल, किसी दिन उनके ऊपर भी बात करेंगे, करसन भाई पटेल की जर्नी के ऊपर। और दूसरा जो कॉम्पिटिटर था वो था यूनिलीवर। करसन भाई पटेल का निरमा ऑलरेडी एक लोअर क्लास जो मिडिल क्लास
एक मार्केट में अच्छा चल रहा था और उसी के साथ यूनिलीवर ने व्हील निकाल दिया था जो मार्केट में डोमिनेट कर रहे थे। इसी के साथ एक छोटी सी कंपनी जो कुछ ही दिन पहले शुरू हुई है वो कैसे डोमिनेट करेगी। तो यहाँ पर उन्होंने ज्ञानचंदानी ब्रदर्स को एक और लेसन मिला सीखने को कि जब आपको केक खाने को दिया जाए तो आप एक पूरा केक एक बार में नहीं खा सकते हैं, आप उसकी पाए बना लीजिए और तब उस केक को खाइए तो आप आसानी से खाएंगे, ज़्यादा गंदगी नहीं फैलाएंगे, वेस्टेज कम होगी। तो इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए मार्केट से फीडबैक लिया, उत्तर प्रदेश को ही अपनी मार्केट बनाया और शुरुआत करते ही उनके हाथ में जब मार्केट का एक उत्तर प्रदेश मार्केट में हाथ अपना जमा चुकी थी, पंजा घड़ी डिटर्जेंट अपना पंजा जमा चुकी थी उत्तर प्रदेश में। उसके बाद जब ये हुआ कि अब मार्केट से बाहर निकला जाए, नया जोग्राफिक एक्सपेंशन किया जाए, तो अब वो कैसे करना है। तो शुरुआत होती है यहाँ से नए इनोवेशन की। ज्ञानचंदानी ब्रदर्स को यहाँ पे अपना अगला नया लेसन मिला कि इनोवेशन बहुत ज़रूरी है, इनोवेट करना बहुत ज़रूरी है। कंपनी में फीडबैक तो ले लिया आपने, लेकिन फीड फॉरवर्ड करना भी ज़रूरी है। तो फीड फॉरवर्ड करने पे ये समझ में आया कि कंपनी जो उत्तर प्रदेश में अच्छा कर रही है अब उसको दिल्ली भी जाना है, उसको आंध्र प्रदेश भी जाना है, उसको वेस्ट बंगाल भी जाना है। तो वो करने के लिए RSPL का निर्माण हुआ और RSPL के अंडर आज बहुत सारी कंपनीज आती है। अगर मैं बात करूं तो सैनिटरी पैड्स भी बनाते हैं, टॉयलेट क्लीनर्स भी बनाते हैं, नमस्ते इंडिया जैसी कंपनीज भी उसी के अंडर में आती है और रेड चीफ भी इसी के अंडर में आती है। इसी के साथ साथ RSPL की सक्सेस बहुत मिली, एक्सपेंशन में मदद मिली। और इसी के बाद आज अगर मैं बात करूं ज्ञानचंदानी ब्रदर्स की तो 13,000 करोड़ की कंपनी हो गई है और ज्ञानचंदानी ब्रदर्स को फोर्ब्स की लिस्ट में 100 में से 75th पर्सन का अवार्ड मिला है, रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया। और आज एक जो ब्रांड केस स्टडी है, जो ब्रांड है वो आज एक बहुत लीडिंग कंपनी है। कैसे लीडिंग है बाकी कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले? आज घड़ी डिटर्जेंट 17.4% मार्केट शेयर लेकर बैठी है और लीड कर रही है अपनी मार्केट में। तो ये थी कहानी घड़ी डिटर्जेंट की, जिसने मैनचेस्टर ऑफ इंडिया मतलब कानपुर से शुरू होकर एक ग्लोबल मार्केट लीडर बनी और आज एक बहुत अच्छी ब्रांड के तौर पर हमारे नज़र के सामने है। अब इसमें से आपको सीखने वाली बातें क्या है जो आप अपने बिजनेस में सीखकर इंप्लीमेंट कर सकते हो। सबसे पहले तो मार्केट का फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। मार्केट का फीडबैक लगातार लेते रहिए, लगातार फीडबैक लेते रहिए और उसको फीड फॉरवर्ड में कन्वर्ट करते रहिए। सेकेंड पॉइंट ये सीखने वाला है आपको कि मार्केट में इनोवेट किस तरह से करना है। इनोवेट करने के लिए आप किस तरह से जोग्राफिक एक्सपेंशन कर सकते हैं। जोग्राफिक एक्सपेंशन के साथ साथ इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल करके रखिए, अपने खर्चों को अपने कंट्रोल में करके रखिए। थर्ड पॉइंट सीखने वाला कि ये है कि शुरुआत हमेशा छोटे से होती है। जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो पूरा केक खाने की तैयारी मत कीजिए, एक पाए खाइए जिससे गंदगी भी कम फैलेगी और वेस्टेज भी कम होगी। और एक जगह पर रहकर आप जितनी गलतियां कर पाएंगे, गलती करने के बाद आप जब सुधार करने के बाद जब आप नई मार्केट में जाएंगे तो आपको गलतियां कम होगी। पूरे देश में गलती मत करिए, जब गलती करना हो तो छोटे से शहर में, छोटे से कस्बे में गलती करिए, जिससे आपकी निगेटिव ब्रांडिंग कम होगी। फोर्थ पॉइंट, हार मत मानिए। जितनी भी ओवरनाइट सक्सेस आपको दिखती है वो कभी भी ओवरनाइट सक्सेस नहीं होती। उसके पीछे कई सालों की मेहनत होती है, कई रातें खराब की जाती हैं, उसके बाद वो सक्सेस उनको मिलती है। और यहाँ पर ये जो भी पॉइंट्स हैं बिजनेस के, ये इम्प्लीमेंट कराने के लिए बड़ा बिजनेस आपके लिए ला चुका है एक पर्सनल कोच। ये वो पर्सनल कोच है जो आपके बिजनेस में आपको ये बताएगा कि बिजनेस को किस तरह से ले जाना है, किस तरह से ड्राइव करना है। बेसिकली कमान आपके होगी, ओनर आप होंगे, लेकिन कमान बिजनेस की पर्सनल कोच रहेगा। आपको सिखाने के लिए 24 घंटे हैंड होल्डिंग करेगा, जिससे आपके बिजनेस में आएगी एक नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ। नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके अपने बिजनेस के बारे में पता करिए कि पर्सनल कोच आपको किस तरह से मदद करेगा आपके बिजनेस में ग्रोथ दिलाने के लिए। थैंक यू, जय हिंद।